हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं, जल संसाधन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आपको जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो अच्छे लगते होंगे और आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन के बारे में। तो बिना लेट के हुए हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए, आपने वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश का जो उत्तर बिहार था वहाँ पर कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा। ठीक है, या इसके विषय में सुना होगा, टीवी या समाचार पत्र पर या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा। ठीक है, उस बाढ़ में क्या था, उस बाढ़ की विभीषिका जो थी अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई थी। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा, आपके जो घर में बड़े भाई बहन होंगे या फिर आपके मम्मी पापा होंगे, तो उन्होंने आप इस चीज़ का अगर बात पूछेंगे कि 2008 में जब उत्तर बिहार में जब कोसी से जब बाढ़ आया था तो बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। आप इस बात को अगर अपने घर में एक बार रखेंगे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता हो। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो उस समय क्या था कि जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि इतना भयंकर वो बाढ़ आया था कि मतलब आधा से अधिक जो था फसल की बर्बादी, जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तो इसके बाद कह रहा है कि यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक ओर प्रलय का तांडव करते हैं तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। देखिए, आपको इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है ख नंबर जल संसाधन, इसमें यही पढ़ना है कि जल जो है हमारे जीवन में कैसे एक तरफ जो है वो उसका अच्छा रोल है, एक तरफ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं है। देखिए, तो यहाँ आपको बता रहा है कि एक और क्या है कि ये प्रलय का तांडव भी करता है, तो दूसरी ओर क्या करता है कि जो मानव की आवश्यकता है उसको सरल और सुगम बनाकर सभ्यता रचता है। देखिए, जल के बिना तो हम लोग अपनी लाइफ का इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। ये कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो देखिए, यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी से ही हुआ है। देखिए, मतलब यही वजह है, सभ्यता रचता है, जल जो है वो सभ्यता रचता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो सभ्यता रचता है। तो यहीं से जितनी भी सभ्यताएं जो हैं विकसित हुई हैं वो नदी घाटी से ही विकसित हुई हैं। जैसे कि सिंधु घाटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद देखिए, आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में उपयुक्त होते हैं तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत रोल है। अभी तो हम लोग बस थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर किए हैं, लेकिन इसके बाद भी हम लोग को पता चलेगा कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, देखिए, उसके बाद बोलता है कि जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो क्या है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी को एक नाम से भी जाना जाता है, क्या, नीला ग्रह के नाम से। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि पृथ्वी को नीला कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं, तो कौन सा है, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि लेकिन अधिकांश जल क्या है, लवणीय है। देखिए, पृथ्वी पर तो देखा जाए तो 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, जल। लेकिन वो जल क्या है, जितने भी जल है वो लवणीय हैं। और पीने वाले जो जल हैं, स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब जो हम लोग यूज में लाते हैं या पीने योग्य हमारे लिए पानी होता है वो कहाँ से आता है, तो अपवाह और भूमिगत जलों के स्रोतों से हम लोग को प्राप्त होता है। इन स्रोतों का सतत नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्रण द्वारा होता है। मतलब ये जो स्रोत हम लोग को हमारे पास आता है तो ये किस प्रकार से आता है, तो नवीकरण से और पुनर्भरण से। ठीक है,
जल चक्रण गतिशील होते हैं, जिस कारण जल का नवीकरण जो है निर्बाध गति से होता है। यही कारण है कि यह जो है एक नवीकरणीय साधन है। जल क्या है, एक बार मतलब इसको याद रखेंगे, पूछता है एग्जाम में कि जल क्या है, तो जल जो है मतलब उसको एक व्यू से हम देख सकते हैं कि जल जो है एक नवीकरणीय साधन है। ठीक है, फिर भी विश्व के अनेक जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे जल जो हैं बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन पृथ्वी पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जल पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए जल का स्रोत क्या होता है। ठीक है, तो जल के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है। अब इस टॉपिक में क्लियर करना है कि जल का स्रोत क्या होता है। तो देखिए, बात करें तो पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ब्लू प्लेनेट। ठीक है, यह जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ जल स्रोत जो है विविध रूपों में पाए जाते हैं। पहला देखिए कि पहला क्या होता है, भूपृष्ठीय जल। ठीक है, उसके बाद है दूसरा भूमिगत जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल, चौथा है महासागरीय जल। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जल स्रोत है, जल का स्रोत बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, जिसमें से आपको ये 4 टॉपिक बताया गया है। कौन कौन? भूपृष्ठीय जल, इसको याद रखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, भूपृष्ठीय जल होता है, एक भूमिगत जल होता है, और एक वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रह का केंद्र होते हैं। इसी कारण इसे जलाधि की संधि दी जाती है। मतलब जल भंडार को अगर ध्यान में रख करके हम बात करें तो जो महासागर हैं वहाँ पर जो है सबसे बड़ा जल संग्रह का केंद्र है। ठीक है, और इसी कारण इसे क्या बोला जाता है, जलाधि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बताइएगा। देखिए क्या बता रहा है कि विश्व के कुल जल का आयतन जो है 96.5% जल जो है महासागरों में पाया जाता है। यानी मतलब विश्व में जितने भी जल हैं उसका 96.5% जल जो है महासागर में पाया जाता है। यहाँ से तो ये मस्ट भी आई क्वेश्चन आता है, हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें मात्र क्या है 2.5% जल जो है अलवणीय है, यानी पीने योग्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है। यानी हमारे यहाँ किस चीज़ से पानी आता है, भूमिगत जल से आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखा जाए तो भूमिगत जल से ही ज़्यादातर प्रत्यक्ष रूप से उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अतः इन स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। मतलब यहाँ देखिए आपको क्या कर रहा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा कि 4 प्रकार के स्रोत होते हैं जल के स्रोत, तो पहला था भूपृष्ठीय, तो अब हम लोग उसके डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है। देखिए धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षा है। मतलब धरातल पर देखें तो जल का मूल स्रोत क्या होता है, तो वर्षा होता है, और इसका लगभग 20% भाग जो है वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं। मतलब इसका 20% भाग देखें, धरातल पर जितने भी पानी हैं जो वर्षा से आते हैं, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से 20% भाग जो है वो क्या होते हैं, तो वाष्पित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं, और उसके कुछ अंश क्या होते हैं कि भूमिगत हो जाते हैं। जबकि अधिकांश भाग नदी नालों, झील, तालाब, ताल तलैया में मिल जाते हैं। शेष जल सागर एवं महासागरों में जा मिलते हैं। उपरोक्त ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जल कहलाते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें तो जितने इन सारे क्षेत्रों को छोड़ करके देखिए 20% तो वाष्पित होकर के कहाँ चला गया, वायुमंडल में, और कुछ अंश कहाँ चले गए, तो भूमिगत में। ठीक है, और जो उसके बाद बचते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, नदी नालों, तालाब में, ताल तलैयों में चले जाते हैं, और जो शेष जल बचते हैं वो सागर और महासागरों में जाकर मिल जाते हैं। और उपरोक्त जो बातें बताई हमने, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जो जल हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूपृष्ठीय या धरातलीय जल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, भूमिगत जल। तो भूमिगत जल के बारे में पढ़ते हैं कि भूमिगत जल आखिर होता क्या है। वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा जल
भूमिगत जल कहलाता है। मतलब वर्षा जल जो होता है उसके धरातल में जो छेद होता है, ठीक है, उससे रिस कर जो कठोर शैलीय जो आवरण होता है वहाँ पर पानी जमा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भूमिगत जल बोलते हैं। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। देखिए, भूपृष्ठीय जल में जो है भूमिगत जल का योगदान नहीं होता है, लेकिन जो भूमिगत जल होता है उसमें भूपृष्ठीय जल का जो है योगदान होता है, ठीक है। अर्थात हम लोग देखें तो दोनों माध्यमों में जल रिस कर बड़े मात्रा में भूमिगत में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में एकत्रित जल जो है भौम जल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कह सकते हैं भौम जल क्या होता है, अगर पूछे कोई, तो भौम जल का मतलब होता है कि जो दोनों माध्यम से, यानी कौन कौन दोनों माध्यम, एक भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल, तो इन दोनों से रिस कर जो पानी आती है, तो उसी को हम लोग इस प्रक्रिया को कि एक प्रकार से जल को एकत्रित करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भौम जल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जल संसाधन का वितरण। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि जल का वितरण। देखिएगा कई जगहों पर ऐसे होता है कि जल के लिए मारा मारी हो जाता है, एकदम लोग तरस जाते हैं। जैसे राजस्थान में देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि जल के लिए बहुत दिक्कत होता है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी को लेकर के बहुत दिक्कत होता है। मतलब उनको राजस्थान में क्या होता है कि पानी, जो वर्षा वाला पानी होता है, उसको एक कहीं संग्रह कर लिया जाता है, फिर उसको छान वगैरह करके उसको पीने के योग्य बनाया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि जल संसाधन का वितरण देखें तो क्या होता है। विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में ही है। अगर देखिए हमारे भारत का नक्शा में अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे होता है, मानिए सपोज कर लो, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन गया, ऐसे आया ऐसे, तो ये देखो भारत है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पानी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उतना नहीं पाया जाता, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है उसको हम लोग स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, ठीक है। फिर भी जैव विविधता हेतु ये महत्वपूर्ण है, जहाँ मछलियाँ, समुद्री जीव जंतु, वनस्पति एवं जो है खनिजों का भंडार पाया जाता है। मतलब एक प्रकार से देखें तो मछली और समुद्र जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियों का और खनिजों का जो भंडार होता है वो पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि भारत में जल संसाधन का वितरण देखा जाए तो अपर्याप्त है, क्योंकि मतलब सब जगह जो है भारत में इक्वल रूप से जो है पानी का डिवीज़न नहीं हो पाया है, सब किसी को पानी जो है बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि भारत जो है विश्व का लगभग 16% आबादी जो है निवास करती है। यानी भारत में देखें तो विश्व की लगभग 16% आबादी जो है निवास करती है, और इस आबादी के लिए 4% जो है स्वच्छ जल ही उपलब्ध होता है। भारत में क्या होता है, सिर्फ 4% जल जो है क्या होता है, तो यहाँ पर आबादी के लिए आता है, पूरे आबादी के लिए। बताइए, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक पूछ देता है कभी कभी। भारत में प्रतिवर्ष 4,000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1,869, ठीक है, घन मीटर से क्या होता है, जल पृष्ठीय भूमि जल प्राप्त होते हैं। कुल भूमि का लगभग देखा जाए तो 2/3 भाग जो है देश की 3 बड़ी नदियों जैसे सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, इनसे प्रवाहित होती हैं। आज भारत में जल भंडार हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है।
जिसकी जल भंडार की क्षमता जो है 174 अरब घन मीटर हो गई है। जो देश के लिए देखा जाए तो स्वतंत्रता के समय जो है मात्र 18 अरब थी। भारत की स्थलाकृति जो है स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 जो अरब घन मीटर है वहाँ पर जल का उपयोग कर पाता है, जो कि कुल भारत के जल का जो है 32% है। उसके बाद भारत में जो है गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो सर्वाधिक वर्षा प्रवाह होते हुए उपयोग जल का भंडार देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा कम है। अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ताप्ती नदी कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भंडार करने का जो क्षमता जो है 97% है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई एक नदी है कौन है, तो वो ताप्ती नदी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी स्टोर हो सकता है। वो कितना प्रतिशत हो सकता है, तो 97%, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा जो है आपको ये सारणी में दिखाया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में बता नहीं सकते हैं, आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। सही बात है, हमारे देश में हर जगह देखा जाए तो कहीं भी भूमिगत जो जल है वहाँ वितरण बहुत कम है, ठीक है। इस पर चट्टानों की संरचना, धराकीर्तीय देशों, जल पूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जल चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहाँ भेद या प्रवेश्य चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालय नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है। यानी इस टॉपिक के कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पानी पाया जाता है, देखा जाए तो पंजाब में और ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के वहाँ तक जो हिमालय नदियाँ होती हैं, तो वहाँ का जो मिट्टी का निर्माण होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो भूमिगत जल पाई जाती है। इसीलिए पंजाब में देखिएगा सबसे ज़्यादा फसल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद है कि यहाँ पर क्या है कि 42% जल पाया जाता है। सोचिए, 42% भाग पे जल पाया जाता है। उसके बाद एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 443.9 अरब घन मीटर जो है यहाँ पर जल उपलब्ध है। कहाँ पर, पंजाब वगैरह में, ठीक है। उसके बाद है जिसका 19% जल केवल उत्तर प्रदेश में जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भूमिगत जल का जो है सभ्यवता जो है सबसे अधिक है, ठीक है। इन सारे देशों में जहाँ भूमिगत जल से स्रोत जल आते हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी पाया जाता है। जैसे जो नदी जो है बड़ी बड़ी नदियों के करीब में है, जो राज्य जो हैं बड़ी बड़ी नदियों के करीब में है, तो वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हाँ, देखिए, जल संसाधन का उपयोग, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। कौन सा टॉपिक है, जल संसाधन का उपयोग, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, जो जल का उपयोग था इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था टॉपिक, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है हमने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह से। और यहाँ पर अगर देखें तो 2/3 भाग पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि अगर देखा जाए तो पानी जो का वितरण देखें तो असमान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पानी पाया नहीं जाता है उतना, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा एक छूटा था, ठीक है। इसको देख लीजिए, क्या है, विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% जो है अटलांटिक में, ठीक है, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। और लगभग 25% भूमि जो है स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बाद। इसके बाद जो है टॉपिक 9 वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होता है और बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस टॉपिक को हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे और केयरफुल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।